दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं द मोग नायक। आज दिन भर 16 जून को जो है चुनाव खत्म होने के 12 दिनों बाद ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठने लगे। आम जनता से लेकर बड़े नेताओं तक, यानी कि एलन मस्क तक, राहुल गांधी तक, सबने सवाल उठाए। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ईवीएम जो है एक ब्लैक बॉक्स है, जिसे छूने की आजादी सबको नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं है एक तरीके से, अगर आप कहें तो। चुनाव आयोग का जो स्टैंड है ईवीएम पर, आप सबको मालूम है कि वो बहुत सारे प्रतिनिधियों से राजनीतिक पार्टियों के पहले मिल चुके हैं, लेकिन वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और 2024 में जयराम रमेश ने ये कोशिश की थी कि वो विपक्ष के जो नेता हैं उनसे मिल लें, उनकी बात सुन लें, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। एलन मस्क ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। सॉरी। और उसके बाद उन्होंने एक और टिप्पणी की और उन्होंने पूर्व जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं मोदी सरकार 2.0 में राजीव चंद्रशेखर को जवाब देते हुए कहा कि एनीथिंग कैन बी हैक, यानी कुछ भी हैक हो सकता है। इसके बाद ये जो बहस है वो बढ़ती गई और फिर मामला मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का आया, जिसमें मिड डे ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका एक जो रिलेटिव था वो मोबाइल लेकर काउंटिंग सेंटर में मौजूद था। इस पर जो एफआईआर हुई है और लोग ये कह रहे हैं कि जो 48 वोटों से उद्धव ठाकरे की जो पार्टी के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर हैं उनकी जो हार हुई है, वो हार जो है कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की जो लापरवाही है उसके लिए जो है जिम्मेदार माना जा रहा है, कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर संदीप कुमार हमारे साथ हैं, जो डीयू में जो है पढ़ाते हैं और सामाजिक मुद्दों पर लगातार मुखर है। प्रोफेसर संदीप, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपकी पहली टिप्पणी जानना चाहूंगा, जो ये पूरा मामला चला है। पहले तो एलन मस्क की जो टिप्पणी है, जो उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, यहाँ पर चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, राजनीतिक पार्टियां कहती रहती हैं। और दूसरा, मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का जो मामला है उस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एक ट्वीट किया था, उसके रिप्लाई में ट्वीट किया है। और वो ट्वीट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का जो है वो प्यूर्टो रिको के इलेक्शन के ऊपर है। और उसके बारे में एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम जो है वो एक प्रॉब्लम है, ये हैक की जा सकती है। और प्यूर्टो रिको में चुनाव हुए थे जिसमें विसंगतियां थी, जो वोट पड़े थे उनमें और जो ईवीएम रिस्पॉन्स दे रहा था उनमें। तो जो वहां पे पेपर ट्रेल थे उनसे मिलान किया गया, फिर उनको करेक्ट किया गया। और इसी मसले पर बातचीत में के दौरान एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम्स आर अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम और ये मैनेज किए जा सकते हैं, मैनिपुलेट की जा सकती हैं और इनसे फेयर चुनाव इंश्योर नहीं किए जा सकते हैं। एलन मस्क की ट्वीट के बाद तमाम लोगों ने उस पर ट्वीट करना शुरू किया और भारत से भी लोगों ने तमाम उनके ट्वीट पर भारत के चुनाव के रेफरेंस में ट्वीट करना शुरू किया, जिसमें सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के चुनाव, प्रियंका चतुर्वेदी, क्षमा करिएगा, के ट्वीट, प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, फिर उसके बाद आदित्य ठाकरे का ट्वीट। और इसी क्रम में हमारे जो भारत सरकार के पूर्व टेलीकॉम मंत्री पिछले सरकार में थे, राजीव चंद्रशेखर, उनका भी ट्वीट आया कि भारत की जो ईवीएम मशीनें हैं वो बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। वो इस तरह से प्रोग्राम की गई हैं कि उनका वो फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोल होती है मशीनें, इसलिए बेसिकली उनको हैक नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने एक लंबा ट्वीट एलन मस्क के ट्वीट की रिप्लाई में लिखा, जो एलन मस्क का ट्वीट था उसको 22,000 लोगों ने रीट्वीट किया है, रिपोस्ट किया है और 64,000 लोगों ने लाइक किया था। उस ट्वीट को, उस पोस्ट को जो राजीव चंद्रशेखर की रिप्लाई में एलन मस्क ने लिखा कि कुछ भी हैक किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी हैक। तो ये जो एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो टेस्ला कंपनी है, उसके मालिक हैं और उससे पहले वो एक्स, जो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके भी मालिक और एक बहुत बड़े टेक जायंट हैं। वो टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े जानकार हैं। उनको उनकी बातों को हम बहुत मतलब हल्के में नहीं ले सकते। मतलब अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो एलन मस्क ने इस तरह से इस पर
अपनी बात रखी और उसके रिस्पॉन्स में जब राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट का भी उन्होंने जवाब दिया तो राजीव चंद्रशेखर ने उसको माना कि कहीं ना कहीं चीजें की जा सकती है, मैनिपुलेट की जा सकती है। उन्होंने उसके जवाब में लिखा कि क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो डिजिटल हार्डवेयर होते हैं इवन प्लेन के, वो भी मैनेज किए जा सकते हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हैक की जा सकती है चीजें। लेकिन इसके बाद इस जो 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 घटनाक्रम है, इसके बाद तमाम बातें उठने लगी। शिवसेना शिंदे गुट के जो बंबई से चुनाव जीते हुए प्रत्याशी हैं रविंदर वाइकर, और जिन्होंने चुनाव अमोल कीर्तिकर के खिलाफ जीता था 48 वोटों से, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके एक रिश्तेदार मतगणना स्थल पर जहां काउंटिंग की जा रही थी वो मोबाइल के साथ पहुंचे और उनके मोबाइल पे ओटीपी आया और जिससे ईवीएम मशीन को खोला गया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इस खबर को भी किसी मीडिया हाउस ने प्रकाशित किया है और वहां की जो रिटर्निंग ऑफिसर थी वंदना सूर्यवंशी, उन्होंने उस मीडिया हाउस के खिलाफ एफआईआर किया है और इस बात का खंडन किया है कि ईवीएम्स जो हैं वो अपने में स्टैंड अलोन मशीन्स हैं। उन्होंने इस बात को कही है और ये कहीं से भी हैक नहीं की जा सकती। ये उनका दावा है, ये उनका खंडन है और ये उन्होंने कहा है कि ये पूरी बात जो है वो बेबुनियाद है। यही पूरा घटनाक्रम है नंदाल जी। लेकिन सर ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इससे चुनाव की जो विश्वसनीयता है वो प्रभावित हो रही है। लोग पहले इस पर सवाल उठा रहे थे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। ये जो गड़बड़ वाला जो सेंटिमेंट है लोगों का, इसको ना तो चुनाव आयोग एड्रेस कर पा रहा है, ना तो राजनीतिक पार्टियां एड्रेस कर पा रही हैं। और ये जो अभी मुंबई नॉर्थ वेस्ट का मामला आया है, इसमें तो एकदम सीधे सीधे तौर पर है कि एक व्यक्ति जो है मोबाइल लेकर काउंटिंग सेंटर पे मौजूद था। वहां पर सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है, वो आप दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा नहीं देंगे। और अभी तक जो है राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो है प्रेस नोट जारी कर रहा है। ये बताता है कि चुनाव आयोग मामले को लेकर गंभीर नहीं है और वो जो जनता के मन में सवाल है उनको एड्रेस नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग, मैंने बताया कि अगर गंभीर होता तो वास्तव में उसकी तरफ से एक रिप्लाई आती, एक स्टेटमेंट आता। और चुनाव आयोग तो जब ये चुनाव शुरू हुआ भारत का, आम चुनाव जो शुरू हुए 2024 के, तब से गंभीर नहीं है। उसने तो इस चुनाव का सबसे ज्यादा एक तरह से कहा जाए तो उसका मखौल बनाया है, क्योंकि लगातार आपने ध्यान दिया होगा कि जो विपक्ष के दल थे उनकी तरफ से अगर कोई लूज कमेंट हुए तो उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत हुई। लेकिन जो हमारे सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने लगातार एक धार्मिक समूह को घुसपैठ कहा, उनको ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा, एक धर्म विशेष के खिलाफ लगातार वो आरोप लगाते रहे। वो कहे कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस खोल के लेके जाएंगे, आपके मतलब वो घुसपैठिए हैं, वो इस देश के नहीं है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके भी उसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके तहत तमाम तरह की चीजें आती हैं। आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, आप मंदिर की बात नहीं कर सकते हैं, जबकि अगर यही बात विपक्षी दल के नेता करते तो ये बात दूसरी हो जाती। आपको याद होगा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, लेकिन सत्ता पक्ष के कितने नेताओं की तलाशी ली गई ये मुझे नहीं मालूम है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर से अगर 10 रुपए ज्यादा मिलते या उनके साथ उस विमान में उपलब्ध किसी व्यक्ति के पास भी मिल जाते संयोग से, तो राहुल गांधी हो सकता है कि चुनाव न लड़ पाते, राहुल गांधी हो सकता है कि जेल में डाल दिए जाते, या उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो वही जानता है। लेकिन कुल मिला के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चुनाव में एक निष्पक्ष अंपायर की जगह पर एक पक्षपाती अंपायर के रूप में नजर आया। तो जब वो पक्षपाती अंपायर के रूप में नजर आ रहा है, वो एक पक्ष को अपना पूरा समर्थन दे रहा है, उस स्थिति में उससे किसी भी निष्पक्ष कार्यवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती। और वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वही आपने देखा कि जो चुनाव हुए चंडीगढ़ में,
वो छोटा चुनाव था, लेकिन इतना भी छोटा चुनाव नहीं था। इवन वो वीडियो जो है कोर्ट में जाने से पहले वायरल हो गया था। फोटोज पूरे भारत में फैल रहे थे। अनिल मसीह जो इलेक्शन के ऑफिसर थे, उन पे पहले भी आरोप लगाए जा चुके थे, उसके बावजूद उनको वहां का अधिकारी बनाया गया और उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की। वो तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया, उसको इनवैलिड किया और जो व्यक्ति जबरदस्ती वहां के मेयर पद हटा दिया गया था उसको बनाया और न्याय को सुनिश्चित किया। लेकिन हर मामले में ऐसा हो नहीं पाता है। अगर सब सारा काम न्यायपालिका ही करेगी तो फिर जो संस्थाएं हैं जिनको काम दिया गया है वो क्या करेंगी, और न्यायपालिका कितना न्याय सुनिश्चित कर पाएगी इस मसले मैंने इस तरह से? वो संभव नहीं है। ये तो एक संयोग था कि उस मामले में न्याय सुनिश्चित हो पाया, लेकिन इतना बड़ा देश और इतना बड़ा चुनाव, उसमें न्याय कैसे सुनिश्चित होगा जब लगातार विपक्षी दल के लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में जो भी फॉल्टी वोट पड़ता है वो केवल बीजेपी को क्यों जाता है? ये विपक्ष के लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे। वो कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो किसी रीजनल पार्टी को गया हो, मसाल पे गया हो, वो साइकिल पे गया हो, वो उगते सूरज पे गया हो, तृणमूल कांग्रेस को गया हो या फिर डीएमके को गया हो। नहीं जा रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग मूवीज है जो कि इस हिसाब से की गई होगी कि बीजेपी के लिए ही सुटेबल है। तो ये प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? हालांकि जो भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये कहती है कि नहीं, ये जो मशीनें हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं की जा सकती, इनको हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन टेक जायंट एलन मस्क कह रहे हैं कि कुछ भी हैक किया जा सकता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बैटरी से ऑपरेशन है, कौन क्या किस तरह की चीजें की जा रही हैं। ये जनता को स्पष्ट माने सरकार को जनता को स्पष्ट करना चाहिए और फ्री क्षमा करिएगा फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करना ये सरकार का काम है, क्योंकि लोकतंत्र भारत ये दम भरता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो अगर लोकतंत्र है तो कम से कम फेयर इलेक्शन सुनिश्चित कराए। अगर नहीं करा पा रहा है बांसगांव में, फर्रुखाबाद में, आपने नाम लिया अब छत्तीसगढ़ में, जाजपुर में और महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में कई जगहों पे ऐसी खबरें आ रही, पूरे भारत से खबरें आ रही और आपने इस चुनाव में देखा भी कि जानबूझकर जो वोटों की गिनती थी बहुत स्लो की गई। समाजवादी पार्टी ने तो ये आरोप भी लगाया कि जानबूझ के ये गिनती स्लो की जा रही ताकि रात में बिजली काटी जा सके और अंधेरे में गड़बड़ किया जा सके और अपने कैंडिडेट्स को जिताया जा सके। ये आरोप था समाजवादी पार्टी का। इस पर भी सफाई देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या फिर उत्तर प्रदेश में जो उनका इंचार्ज था उसको देनी चाहिए। और फिर सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग कराने का फायदा क्या है जब आप एक दिन में आप रिजल्ट दे रहे हैं। ये तो इतना ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि आसानी से कम रिजल्ट्स आ जाएं। 12 बजे तक रिजल्ट्स क्लियर नहीं थे, अगले दिन तक क्लियर नहीं थे सुबह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर आपने वेबसाइट चेक की होगी, पूरा अपडेट नहीं था। तो इतना समय लगता है, इससे क्या, इसके क्या मायने क्या है? क्यों इतना धीरे धीरे काउंटिंग की जा रही थी? बिहार में धीरे धीरे काउंटिंग की जा रही थी, यूपी में की जा रही थी। सर राहुल गांधी ने भी जो ट्वीट किया था लेकर के ईवीएम को, उस पर उन्होंने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात की थी। लेकिन जब एलन मस्क जो स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेस्ला और नई टेक्नोलॉजी को लेकर के जाने जाते हैं और जब वो सवाल उठा देते हैं आपकी ईवीएम मशीन पर, जो कि आपकी जो पूरी चुनावी प्रक्रिया का बेस है, फिर इसका मैसेज क्या जाता है? आप चाइना में, कोरिया में, तमाम जगहों पे जो है डेमोक्रेसी की उम्मीद नहीं करते हैं। हमारे जब नेता जाते हैं बाहर तो ये कहते हैं मैं सबसे बड़े लोकतंत्र से आया। और यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हम कह सकते हैं, वो आपकी ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहा है कि एनीथिंग कैन बी हैक्ड। क्या मैसेज जा रहा है? आप G7 में अभी गए थे, इससे पहले तमाम देशों में जाकर के ढिढोरा आप पीटते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कुछ समय के बाद भारत ये नहीं कह सकता कि हमारी चुनाव प्रक्रिया जो है वो बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी है। जी, ये निष्पक्ष कहना तो पूरी तरह से ये अपने आप में एक बायस होगा। अगर निष्पक्ष होता तो मैंने अभी बात कही कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो केवल क्या विपक्षी दलों के लिए होता,
वो क्या सत्ता पक्ष पर लागू नहीं होता है? क्या सत्ता पक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा था? अगर चुनाव लड़ रहा था, अगर वो गलतियां कर रहा था, तो ये किसका काम है कि वो उनको रोके? चुनाव को प्रभावित किया गया तमाम तरह की चीजों से। आपने ध्यान दिया होगा कि मीडिया जो है वो कैसे प्रभावित कर रहा था चुनाव को, और सरकार जो है तमाम तंत्रों के हिसाब से, जैसे अगर आप देखिए, भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिन पर हिंदुत्व के नैरेटिव का असर पड़ा चुनाव के दौरान, और उसमें अगर आप एक जिम्मेदार पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि अगर आप उनको वोट देंगे तो आपकी भैंस खोले जाएंगे, आपकी मैंने एक पूरे समूह को वो टारगेट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आपके मंगलसूत्र को ले जाएंगे, आपको वो दंगा कराने वाले लोग हैं, वो घुसपैठिए हैं, वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं। तो इस मैसेज से आप क्या बता रहे थे? आप ये बता रहे थे कि आपके रिसोर्सेज को, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले आपके मतलब के रिसोर्सेज कब्जा कर लेंगे, वो घुसपैठिए हैं मतलब कि इस देश के नहीं है, वो जिनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो जिनके साथ हैं आप उनको वोट मत करिए। तो इसको कौन रोकेगा? इसका काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था। तो जनता का जो भरोसा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, वो तो साफ साफ नहीं है। कारण उसका स्पष्ट है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो भारत सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। हालांकि उसको एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना था, जो वो नहीं कर पा रहा है। तो ये मैंने सरकार को तय करना होगा। विपक्षी दलों का भी रोल यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ये सवाल चुनाव के दौरान ही नहीं पूछना था, उसके बाद भी पूछना चाहिए होगा, मुझे लगता है चाहिए, लगातार पूछते रहना चाहिए कि भाई आपने इसे कहा, आपकी इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं हुए? क्या जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो प्रधानमंत्री जो इंटरव्यूज दे रहे थे और इंटरव्यूज में भी जो आपत्तिजनक बातें कह रहे थे, उस पर कितनी कार्रवाई हुई? वो जो है, वो जो इंटरव्यूज दिए उन्होंने, जो उसमें बातें कही, उस पर कितनी कार्रवाई हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से? या उनके जो नेता थे उनको किस तरह से लिया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे कई राज्यों में चुनाव प्रभावित हुआ है, चुनाव पर असर पड़ा है। लेकिन इसको सत्ता पक्ष के लिए करने दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और वहीं विपक्ष को कंट्रोल किया गया। विपक्ष पहले से ही नियंत्रित था, विपक्ष अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा था। तो ये जो आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं नंदलाल जी, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। भारत के लोगों की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कोई क्रेडिबिलिटी। आपने एक बड़ा जो है सवाल रख दिया है, और कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सर कि विपक्ष की आवाज भी जो है कोई सुन नहीं रहा है। हालांकि विपक्ष तो अब पिछले बार के मुकाबले काफी मजबूत हो गया है, लेकिन देखना होगा कि राजीव कुमार या फिर जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो विपक्ष की बात कितनी सुनती हैं। क्या संसद में भी उनकी बात सुनी जाएगी? आने वाले दिनों में पार्लियामेंट सेशन होने वाला है। लेकिन सर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में आने वाले महीनों में चुनाव अगर ऐसे ही चलता रहा, तो हम कैसे मान लेंगे कि जो वहां पर चुनाव परिणाम आएंगे या जो भी नतीजे चुनाव आयोग बताएगा कि ये लोग जीत करके आए हैं, हम कैसे मान लेंगे कि वो सही परिणाम है? अब देखिए, ऐसा है कि ये जो एलन मस्क का ट्वीट है, और उसके जवाब में राहुल गांधी ने भी लिखा है कि ये एक ब्लैक बॉक्स है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। अखिलेश यादव ने भी लिखा है कि अगर जनता संतुष्ट नहीं है ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, तो फिर इसे चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप बैलेट पेपर पर जाइए और उसे कराइए, जिससे कम से कम निश्चिंतता हो, जनता को फेयर इलेक्शन का एक मैसेज हो, मैंने फेयर इलेक्शन की का एक मैसेज जाए। यही नहीं, सैम पित्रोदा ने भी उस पर ट्वीट किया, और उन्होंने कहा है, सैम पित्रोदा ने, कि अब एलन मस्क ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है कि ईवीएम मैनेज किए जा सकते हैं। जब दुनिया के इतने बड़े टेक जायंट ने इसको सर्टिफाई किया है, तो फिर इससे कराने की जरूरत क्या है? और रही बात, जैसे आपने सही सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में क्या फेयर इलेक्शन हो पाएंगे? अभी जिस तरह से वहां का जो सत्ताधारी दल है, या जैसे वहां पे जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए पिछले 5 सालों, आप ध्यान दीजिए, एक सत्ताधारी दल को तोड़ फोड़ दिया गया, उसमें 3 दलों को तोड़ फोड़ दिया गया।
अ, दो दलों को, खास करके शिवसेना को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, का शिवसेना का शिंदे जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाता है और उसमें जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी था उसका बड़ा धड़ा वहां पर अजीत पवार के नेतृत्व में उसमें शामिल होता है और वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। ये लोग क्या अपनी एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाएंगे? इनको, इन्होंने ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या ये मैनेज नहीं करना चाहेंगे उसको? जब ये इस हिसाब से इस तरह का काम इन्होंने किया है, वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज किया, उसको एक चुनी हुई सरकार को तहस नहस करके अपनी सरकार बना ली, कोई विचारधारा नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद लगातार ये अपने, और सारे लोग जिनके ऊपर ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उन्हीं लोगों को अपने खेमे में ले लिया, पवित्र हो गए वो, और फिर उसके बाद सरकार बना ली। तो ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में तो वहां के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भारत के इतिहास में पहली बात है कि दूसरा अरविंद केजरीवाल हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अरविंद केजरीवाल, बीच में तो अरविंद केजरीवाल को जमानत भी मिली, लेकिन हेमंत सोरेन भारत के एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं मेनलैंड के, उनको कोई जमानत भी नहीं मिली। और जो मुकदमा है उनके खिलाफ, जो एक झूठे जमीन की खरीदारी का मसला है, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई एविडेंस उस तरह के नहीं है, लेकिन उनको जेल में रखा गया है। तो भारत का लोकतंत्र तो वैसे ही तार तार है। और ये जो बातें आपने कही, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर बातें हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं है नंदलाल जी, कि इन तीनों प्रदेशों में कितने फेयर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कितना फेयर इलेक्शंस ये संस्थाएं करा पाएंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब न मेरे पास है न आपके पास है। और हाँ, विपक्ष इस पर अपनी लगातार सवाल पूछ सकता है, आंदोलन कर सकता है, बातें रख सकता है। और विपक्ष के कुछ नेता जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, ममता बनर्जी जैसे लगातार, पिछला चुनाव भी मैं आपको याद दिला दूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम में हराया गया, याद होगा आपको, हराया गया, वो कुछ वोटों से आगे चल रही थी, फिर एकाएक वो हार गई, फिर वो विवादित चुनाव, फिर वो कोर्ट तक गया, पता नहीं उसका क्या हुआ। लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने बाद में कहा, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मैं हारी नहीं थी, हराया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी पावरफुल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की चीजें की जा रही थी। तो छोटे मोटे एमएलए और चुनाव का कोई मतलब नहीं, अगर ये फेयर नहीं होंगे, उसका मैकेनिज्म नहीं होगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ईवीएम को लेकर के आंदोलन बड़ा होगा? क्या लोग सड़कों पर आएंगे? क्या राजनीतिक पार्टियां बैलेट पेपर की मांग को लेकर के सड़कों पर आएंगी, या वही ढाक के तीन बात की अगर कोई मामला आ गए तो हल्ला करो और फिर शांत हो जाओ? इस सवाल का जवाब बस एक लाइन में ही है, ढाक के तीन पात ही मुझे दिखते हैं। जब तक ऑर्गेनाइज ढंग से कोई आंदोलन नहीं होगा, जैसा कि बहुत सारे लोग लगातार संघर्षरत हैं, भारत में बहुत सारे लोग लगातार इस पर सवाल उठाते हैं, जो सिविल राइट्स को लेके बहुत ही कंसर्न्ड है, वो सवाल भी उठाते हैं, कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी उनको कहीं कोई राहत खास मिली नहीं। लेकिन बड़ा आंदोलन पहले से ही चल रहा है। जब तक इसमें राजनीतिक दल स्पष्टता के साथ कूदेंगे नहीं, को बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना है, जब उनकी मांग पर कंसेंसस नहीं होगा, सहमति नहीं होगी, और उसके बाद उसको वो आंदोलन का रूप नहीं देंगे, कहीं से भी ये जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से नहीं होगा। और ये एक ढीठ ढाक के तीन पात आपने जो मुहावरा प्रयोग किया, वही है मसला। ये कैजुअल ढंग से ही चलता रहेगा और ऐसे ही जब इनको लगेगा कि नहीं बेईमानी हो रही, तो ये बेईमानी की बात करेंगे और कहीं कोई रेमेडी इनको नहीं मिलेगी, कोई राहत नहीं मिलने वाली। जैसे एक होता है कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो केंद्र सरकार जो पार्टी सत्ता में है वो भी एक इनिशिएटिव लेती है कि विपक्ष के सवालों का चुनाव आयोग जवाब दे, या वो चुनाव आयोग को पुश करती है कि आप विपक्ष की बातें सुने। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 साल में चीजें हुई हैं, जयराम रमेश ने बार बार ट्वीट करके ये कहा कि विपक्षी पार्टियों से मिलने को तैयार तक नहीं है चुनाव आयोग। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग सत्ता की सह पे काम कर रहा है, कि वो विपक्ष की बातें नहीं सुनता है? चाहे वो वीवीपैट का मामला हो या फिर ईवीएम का मामला हो, आखिर अगर
हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, राजनीतिक पार्टियों को नहीं है, जनता को नहीं है, तो ये फैसला तो सरकार करेगी विपक्ष के साथ मिलकर के कि चुनाव बैलेट पे होगा या फिर हम ईवीएम पर ही कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन तो होना चाहिए ना, साथ बैठना तो चाहिए, लेकिन ये दिखा नहीं है। आपको लगता है कि जो सरकार चाहती है कि जो है ईवीएम से ही चुनाव चलता है? जरूर ऐसा है, क्योंकि ये अगर सरकार थोड़ा सा भी गंभीर होती तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जयराम रमेश ने सही कहा, वो मिलता, बात करता, डायलॉग करता, संवाद से ही कोई हल निकलने की बात हो सकती है। लेकिन उस स्थिति में मतलब जब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उस स्थिति में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहे कि हम नहीं मिलेंगे, क्या किया जा सकता है? और ये बात भी सच है, पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जो एक व्यवहार भारत की संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, वो बड़ा ही गैर संवैधानिक है और ये कहीं से भी संविधान को मजबूत नहीं करता है, कमजोर करता है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए कि वो कितना अ, कितना एक तरह से न्यूट्रल होके काम कर रहा है, कितना किसी का भी बिना पक्ष लिए निष्पक्ष होके वो काम कर रहा है। और विपक्ष को तो पूरी तरह से इस बार, चूंकि विपक्ष ने अपने एक शक्ति प्रदर्शन किया है, 234 सीटें, 234 संसद में सांसद कम नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और मुझे नहीं लगता है कि इस बार इस तरह की चीजें होंगी। विपक्ष जो चाहेगा वो होगा और जिस तरह से इस चुनाव में परसेप्शन का जो युद्ध था उसे विपक्ष ने जीता है। मुझे लगता है कि विपक्ष का जो राजनीतिक भविष्य है काफी उज्जवल है और वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा और आगे ले जाएगा। तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष की है और विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर काम करके सत्ता में वापस आ सकता है। यही वो मुद्दे हैं जिन पे वो लगातार संघर्ष करके इनको पटकनी दे सकता है। जो हम लोग ये डिबेट शुरू किए थे सर, उसमें ये था कि एलन मस्क ने ये कहा था कि ईवीएम हैक हो सकती है और हमने ये देखा कि मुंबई जो नॉर्थ वेस्ट लोकसभा है वहां के काउंटिंग सेंटर में जो है ये आरोप लगा है कि मोबाइल से जो है ईवीएम को खोला गया था। हालांकि जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर है उसने इस बात को खारिज किया है, लेकिन जो सवाल हैं उनके जवाब मिल नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो मुंबई लोकसभा जो नॉर्थ वेस्ट है उसका ये मामला ऐसे ही दब जाएगा या फिर लगता है आपको कि इस व्यवस्था में, इस सरकार में कुछ इसका कंक्रीट हल निकलेगा? देखिए, ऐसा है कि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो ईवीएम है, व्यक्तिगत तौर पे मैं 2000, इवन बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी वो भी इस पे सवाल उठाती थी। ईवीएम में 3 यूनिट होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू होता है, और एक बीयू होता है, बैलेटिंग उसकी यूनिट होता है, और तीसरा वीवीपैट होता है। अभी विपक्षी इलेक्शन के दौरान वीवीपैट का मिलान किया जाए, वो इंडिया का तर्क था कि ये बहुत आसान नहीं होगा, बहुत फिजिबल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता है, जब आपका सवाल था मैं उस पे सीधे आता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि जो भारत में हम पीछे का इतिहास देखें तो इस मसले पर जो मुंबई वाला मामला है कोई राहत मिलने वाली है। ये ऐसे ही टंका चल जाएगा। वैसे भी ये जो सीट है वो सत्ता पक्ष ने जीती है, सिंधे ने जीती है और ये ऐसे ही जाएगा। कोई इस पर मतलब कोई इस तरह का रिजल्ट और न्याय होने की उम्मीद नहीं है। इस पर विपक्षी लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। मैंने बताया जो पीछे का इनका एक पीछे का इतिहास रहा, रिकॉर्ड रहा है, इसको मुझे नहीं लगता कई सीटों पर कई लोग गए। मैंने बताया, आपको एग्जाम्पल दिया ममता बनर्जी का कि नंदीग्राम से वो शुरू में आगे चल रही थी, बाद में उनको वहीं का सबसे विवादित इलेक्शन रिजल्ट रहा और उसका क्या रिजल्ट मुझे नहीं मालूम है। ऐसे ही होता है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सारे रिलीजन को लपेट लिया गया, उनको अपनी तरह से मैनिपुलेट कर लिया गया। तो ये बहुत आसान है और जैसे रिटर्निंग ऑफिसर ने आज जो सवाल उठा रहे थे, दोनों एजेंसीज पे एफआईआर
कर या जो व्यक्ति वहाँ पे गया था, जिसके मोबाइल से ऐसी बात की जा रही है कि ओटीपी आई थी, उसको सीज कर लिया गया है और दे दिया गया है। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो आपका सवाल उसका सीधा जवाब ये है, निराशाई आस लगनी है। जब तक योजनाबद्ध तरीके से इसमें कोई सिस्टमेटिक आंदोलन के साथ विरोध नहीं होगा, कोई सफलता हाथ लगने की उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, इस मामले पर आपने जो है काफी सवालों के जवाब जो है क्लियर कर दिए। जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें। आज की डिबेट सर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर किसी दिन और किसी बड़े मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।